नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल इम्पोर्टेंट जीके में। आज फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए पहला शुरू करते हैं। अभी कथन ए है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। कारण है, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल न हो। तो इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। तो सरल आवर्त गति में कोई भी कण अपने संतुलन बिंदु को आसपास आगे पीछे गति करता है। इस गति में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, पहली गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। जब कण संतुलन बिंदु पर होता है तब गति सबसे अधिक होती है, इसलिए वहाँ गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। लेकिन जब कण चरम बिंदु पर पहुंचता है तब उसकी गति शून्य हो जाती है, इसलिए वहाँ गतिज ऊर्जा शून्य और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है। यही कारण है कि सरल आवर्त गति में कण की कुल ऊर्जा स्थिर रहता है। इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका कथन कौन कौन सा है? तो कथन है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ऑप्शन बी है, इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होता है। ऑप्शन डी है, ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंगें होती है जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ दोलन करती है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये तरंगें माध्यम के बिना भी चल सकती है, यानी ये निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। इसी वजह से सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को लंबवत होते हैं और तरंग की दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसे हम प्रकाश की गति कहते हैं। रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्यमान प्रकाश, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा किरणें सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है। इसलिए इसका डी ऑप्शन, ये अनुदैर्ध्य तरंगें हैं होती है, ये गलत है। अगला है, पूर्ण कृषिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को परावर्तित कर देती है। बी है, इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। सी है, यह एक खराब उत्सर्जक है। डी है, इसकी उत्सर्जनता 0 होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले हम पूर्ण कृषिका के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्ण कृषिका यह एक आदर्श वस्तु होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विकिरण को पूरी तरह अवशोषित कर लेती है और किसी भी विकिरण को परावर्तित या पारित नहीं करती। इसका मतलब है कि इसका अवशोषण 1 होता है। पूर्ण कृषिका की एक खास बात यह है कि यह सबसे अच्छी अवशोषक और सबसे अच्छी उत्सर्जित भी कर सकती है। इससे निकलने वाला विकिरण केवल उसके तापमान पर निर्भर करता है। पूर्ण कृषिका के अध्ययन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण नियम भी हैं। बीन का विस्थापन नियम, स्टेफन बोल्ट्जमान का नियम और ब्लैंक का विकिरण नियम।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी सही उत्तर हो जाएगा बी, इसकी अवशेषण क्षमता 1 होती है। चौथा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में भौतिक घटना दिया हुआ है, सूची 2 में सिद्धांत दिया हुआ है। तो पहला है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के बारे में जान लेते हैं। तो जब प्रकाश की 2 तरंगें आपस में मिलती है तो व्यतिकरण होता है। साबुन के बुलबुले में पतली परत के कारण विभिन्न तरंगें आपस में मिलकर अलग अलग रंग दिखाती है। तो इसका ए का हो जाएगा 1 विवर्तन। विवर्तन, जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र या किनारे से गुजरता है तो वह सीधा न जाकर थोड़ा मुड़ जाता है, इसे विवर्तन कहते हैं। तो 2 का हो जाएगा डी, 2 का 3। तीसरा है परकीन। वायुमंडल के कण सूर्य के प्रकाश को परकीन करते हैं। नीली तरंगदैर्घ्य ज़्यादा परकीन होती है, इसलिए आकाश का नीला दिखाई देता है। तो परकीन का हो जाएगा चौथा, आकाश का नीला रंग। और वर्ण विक्षेपण, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म या पानी की बूंदों से गुजरता है तो वह कई रंगों में टूट जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी कारण इंद्रधनुष बनता है। तो वर्ण विक्षेपण के इंद्रधनुष बनना, यानी कि 4 का ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 है। अगला है पी प्रकाश के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, यह विद्युत रूप से धनावेशित होती है, इसमें फर्मी स्तर चालन बैंड के निकट होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है बी, इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। जब शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरॉन या एल्युमिनियम मिलाई जाती है तो पी प्रकार के अर्धचालक बनता है। त्रिसंयोजित परमाणुओं में केवल त्रिसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिसे होल कहा जाता है। इस प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? ऑप्शन है, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक, छोटी फोकस दूरी और छोटा द्वारक, बड़ी फोकस दूरी और छोटा द्वारक, छोटी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। तो अभिदृश्यक लेंस वह लेंस है जो दूर स्थित तारों और ग्रहों से आने वाले प्रकाश को इकट्ठा करता है, इसलिए इसका व्यास बड़ा होना चाहिए ताकि ज़्यादा प्रकाश एकत्र हो सके, और इसकी फोकस दूरी भी अधिक होनी चाहिए ताकि बनने वाली छवि बड़ी और स्पष्ट हो। अगला है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पास व्युत्क्रमण को सही ढंग से समझाता है? ऑप्शन है, प्रतिबिंब का ऊपरी भाग निचला और निचला भाग ऊपरी दिखाई देता है। दूसरा है, प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा बी, प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। जब आप अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो शीशे में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह अपना बायां हाथ उठाता हुआ प्रतीत होता है, यानी वस्तु का दायां बायां बन जाता है।
प्रकाश के परावर्तन के कारण होने वाली इस घटना को विज्ञान में पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं। अगला है नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ये बल प्रबल आकर्षण बल होते हैं, ये बल बहुत छोटी परास के होते हैं, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। नाभिकीय बल वह बहुत शक्तिशाली बल है जो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटॉन धनात्मक आवेश वाले होते हैं और वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे नाभिक के अंदर एक साथ रहते हैं। इसका कारण है नाभिकीय बल जो इस प्रतिकर्षण से भी अधिक शक्तिशाली होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह प्रकृति के सबसे शक्तिशाली बलों में से एक है। यह बहुत कम दूरी पर कार्य करता है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर तक। यह बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर समान रूप से कार्य करता है। यह बल नाभिक को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि नाभिकीय बल न होता तो प्रोटॉन एक दूसरे को दूर धकेल देते और परमाणु का नाभिक स्थिर नहीं रह पाता। अगला है अभिकथन ए, एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। कारण है मॉर्फिन और हेरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसमें अभिकथन ए सही है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल दर्द निवारक दवाएं हैं जो नशे की लत नहीं लगाती, इसलिए इन्हें गैर नार्कोटिक कहा जाता है। कारण आर है, यह कथन भी सही है, लेकिन मॉर्फिन और हेरोइन शक्तिशाली दर्द निवारक है, लेकिन ये नींद लाते हैं और इनका सेवन करने से लत लग सकती है, इसलिए इन्हें नार्कोटिक कहा जाता है। हालांकि दोनों कथन अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन कारण आर इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक क्यों है। कारण केवल दवाओं के एक दूसरे वर्ग के बारे में जानकारी देता है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अंतिम और 10वां नंबर है कोलाइड विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं, ये एक समांगी मिश्रण होते हैं, इन्हें अपोहन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, ये एक समांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइड विलयन वास्तव में विषमांगी मिश्रण होते हैं, न कि समांगी मिश्रण। कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते हैं कि उन्हें आसानी से देखा जा सके या छानकर अलग किया जा सके। ऑप्शन ये है कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं क्योंकि कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। ऑप्शन बी है ये ब्राउनी गति कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं जो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइड कणों पर लगातार बमबारी के कारण होती है। ऑप्शन डी है अपोहन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोलाइड विलयनों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जिसमें विलयन के छोटे छोटे आयनों या गुणों या अणुओं को एक अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से हटा दिया जाता है, जबकि बड़े कोलाइड कण पीछे रह जाते हैं। ये थे आज के 10 प्रश्न। ये प्लेटफॉर्म सेट से लिया गया है जो बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और प्रश्नों को लेकर हम आगे भी वीडियो में आते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।